क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पाठ के अंदर वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करने का मुख्य कारण है इस पे जमे हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना ताकि ये रिबन आसानी से जल सके। हमें इसका आंसर ऐसे लिखना है, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी परत पर जमा रहता है, जो जलने में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। तो इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले इसे एगमाल या रगड़कर साफ़ किया जाता है। एक प्रकार का पेपर होता है, ठीक है, तो ताकि आसानी से वो ऑक्सीजन के संपर्क में आए, वो जल सके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, उत्तर आपको समझ में आ गया कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए ताकि वो मैग्नीशियम आसानी से जल सके। ठीक है, कैसे हटाया जाता है, एगमाल पेपर। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण हमें लिखना है। यहाँ पे 3 दिया गया है। पहला देखिए क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो इसे समीकरण लिखना है और उसे संतुलित भी करना है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, HCl बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है LHS में, क्लोरीन भी 2 है और इसके आगे लग गया, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, तो ये बैलेंस हो चुका है। दूसरा देखिए बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया और ये क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, तो बनाता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पे 2 है LHS में, यहाँ पे 3 है, तो इसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हम यहाँ पे 3 लिख दिए। तो 3 लगाने से क्या हुआ, क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन बेरियम 3 हो गया। तो यहाँ भी हम बेरियम को 3 बनाते हैं। ठीक है, तो बेरियम 3 और यहाँ भी बेरियम 3, क्लोरीन 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 6 बनाना है तो यहाँ पे हम 2 लगाना होगा, तो 3 दूनी 6, लेकिन एल्युमिनियम 2 हो गया, तो एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 है। सल्फ़र देखिए कितना है, तो सल्फ़र ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे सल्फ़र देखिए कितना आगे लग गया, तो ये 3 है। ऑक्सीजन देखिए चरतियाई 12 ऑक्सीजन है, यहाँ भी चरतियाई 12 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये बैलेंस आसानी से हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो ये सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनाया। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी 1 है, सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 3, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है। तो बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ये 2 4 हाइड्रोजन, लेकिन सोडियम 2 है तो यहाँ भी हम 2 लगाएंगे, सोडियम 2 हो गया। इस तरीके से ये सारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे समझिए अवस्था के संकेतों का मतलब क्या है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है कि लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, यानी ऐसे संकेत दिया जाता है। S का मतलब ठोस, G मतलब गैस, एक्विलिट मतलब जलीय विलयन और ये है लिक्विड, ठीक है, द्रव। तो ये हमें बताना है। ठीक है, अवस्था के संकेतों को लिखना है और संतुलित रासायनिक समीकरण करना है। तो पहला देखिए क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील का अवक्षेप बनता है। तो आइए इसको हम लोग संतुलित समीकरण लिखते हैं। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड है, एक्विलिट यानी ये क्या है, जलीय विलयन है, और इसके बाद सोडियम सल्फेट है, यह भी एक्विलिट यानी जलीय विलयन है। तो मिलने से क्या बना, ये बना, देखिए पहले सोडियम क्लोराइड बना यानी नमक और अघुलनशील बेरियम सल्फेट, यानी ये देखिए ये सॉलिड यानी ठोस अवस्था में अघुलनशील है और ये पूरा बैलेंस भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं।
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ये एक्विलिटी यानी ये भी जलीय विलयन है, ठीक है, अवस्था का संकेत हो गया। तो मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, ये भी एक्विलिटी अवस्था में है और ये जल बनाता है, ठीक है, ये पूरा बैलेंस भी है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, ठीक है। तो पदार्थ X का नाम हमें बताना है और इसका सूत्र भी हमें लिखना है। आइए करते हैं। तो इस पदार्थ का नाम है जो सफ़ेदी करने में प्रयोग होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसी का जब दूसरा प्रश्न आप देखेंगे तो इसकी अभिक्रिया यानी पदार्थ X की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है वो हमें समीकरण लिखना है। जो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है जो सफ़ेदी करने का ये कार्य करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए इन दोनों अभिक्रिया से जो निर्मित होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऊपर अभिक्रिया निर्मित बुझे हुए चूने से विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना सफ़ेदी करने का कार्य करता है। उस पदार्थ का नाम हमें लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रश्न है। जो प्रश्न है ऊपर एक में पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया हमें लिखना है यानी कैल्शियम ऑक्साइड की। तो हम यही लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये पूरा आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, इस गैस का नाम हमें बताना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट यानी क्रियाकलाप 1.7 दर्शाया गया है ये क्या है, ये जल है यानी जल का विद्युत अपघटन है। तो जल में विद्युत अपघटन करने पर जो H2O होता है, जल का सूत्र क्या होता है H2O यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1। तो किसकी संख्या होगी ज़्यादा आप बताइए, तो हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, ठीक है। पूरे क्रियाकलाप में जल का विद्युत अपघटन किया गया है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, किससे दुगनी होती है, किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हमें कैसे करना है इसका आंसर, तो हमें ऐसे लिखना है, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से। तो हमें ऐसे लिखना है, देखिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी यानी H2O में 2 भाग हाइड्रोजन होता है और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। चूँकि हाइड्रोजन एक परखनली में जाती है और ऑक्सीजन दूसरे परखनली में जाती है, इसलिए एक परखनली एकत्र गैस H2 की मात्रा दूसरे एकत्र की गई गैस ऑक्सीजन से क्या होती है, दुगनी होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है पहला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये लोहे की कील है और इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। तो क्या कारण है विलयन का रंग बदलने का, तो सबसे पहले आपको ये समीकरण लिखते हुए, लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जाता है तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब कील कॉपर सल्फेट से कॉपर यानी तांबे को विस्थापित कर देता है। फलस्वरूप क्यों विस्थापित कर देता है, क्योंकि ज़्यादा अक्रियाशील है लोहा कॉपर से, ठीक है, विस्थापित कर देता है। फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और फेरस सल्फेट FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण है, यानी लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा अक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित करता है, इसी कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, ये नीले रंग गायब होकर हरा रंग में तब्दील हो जाता है, ये बदल जाता है विलयन का रंग। समझ में आ गया, यही करना है आपको। इसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट यानी क्रियाकलाप 1.10 में विभिन्न द्विविस्थापन क्रिया का एक उदाहरण देना, यानी हमें दूसरा देना है क्या, एक अलग इस क्रियाकलाप को देखते हुए हमें दूसरा द्विविस्थापन क्रिया का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हमें लिखना है। तो ऐसे हम लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, जब फेरस सल्फेट FeS की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है और फेरस सल्फेट बनता है। देखिए ये क्या है, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई तो Fe किसके साथ गया, तो Fe लास्ट वाले के साथ आयनों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो देखिए Fe किसके साथ, SO4 के साथ ये रहा, और H2 जो किसके साथ, S के साथ, तो ये H2S, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, आपको यही करना है द्विविस्थापन क्रिया का उदाहरण। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल जो है तीसरा में क्या है, काफ़ी अचरमांक तीसरा, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान हमें करना है, ठीक है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, ये सोडियम सल्फाइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन का संयोग है, ये सॉलिड अवस्था, ये गैस अवस्था में है, तो क्या बना, ये ठोस अवस्था में बना, सोडियम ऑक्साइड बना। तो ये कौन सी, ये क्या है, उपचयित है या अपचयित है। यहाँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो आपको लिखना है ये उपचयन है, ये क्या है, उपचयन है, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉपर अलग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये अपचयन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन, धन्यवाद।